अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। लास्ट लेक्चर में हम एंग्लो सैक्सन पीरियड को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम मिडिल इंग्लिश पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड को डिस्कस करेंगे। इसकी कंप्लीट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ दिस एंड इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसमें कौन कौन से मेन राइटर्स थे, उनकी वर्क डिपिक्शन क्या थी, उनका फेमस वर्क कौन सा था, तो उसको डिस्कस करेंगे। इसका पीरियड 1100 से 1500 तक। उसके बाद नॉर्मन्स की बात करें तो इसका आगाज़ कब से हुआ। द नॉर्मन्स हु वर रिजाइडिंग इन नॉर्मैंडी फ्रांस डिफीटेड द एंग्लो सैक्सन किंग एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स एंड कॉन्क्वर्ड इंग्लैंड। मतलब इन्होंने एंग्लो सैक्सन किंग को एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग में किस दी और उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड पे अपनी हुक्मरानी हासिल की। नॉर्मन कंक्वेस्ट inaugurated a distinctly new epoch in the literary as well as the political history of England। मतलब उन्होंने अपनी लिटरेरी अदबी एज वेल एज पॉलिटिकल हिस्ट्री में अपना कदम रखा और उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीज़ों को लिया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले। Anglo-Saxon authors were then suddenly and permanently displaced as the Anglo-Saxon king। मतलब जितने भी ऑथर्स थे वो सडनली अचानक या फिर परमानेंटली डिस्प्लेस्ड हो गए क्योंकि एंग्लो नॉर्मन throughout the whole period, which we call the Middle English period as belonging to Middle Age or medieval times in the history of Britain। मतलब इसको मिडल एज भी कहते हैं, medieval times of इंग्लिश हिस्ट्री भी कहते हैं। मतलब ये दरमियान वाला पीरियड यू कैन से दैट। इसमें बहुत सारे ऑथर्स आए, बहुत सारी चेंजिंग हुई, बहुत सा वर्क्स डिपिक्ट हुए। The Anglo-Norman period is form of artistic expression as well as of religious services। The English openly acknowledge a Latin control। मतलब एंग्लो नॉर्मन की बात करें तो जो राइटिंग स्टाइल था आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस से भरा हुआ था, एज वेल एज रिलीजियस सर्विसेज थी और लैटिन कंट्रोल था। मतलब इस पीरियड It is true that before Norman conquest the Anglo-Saxon had a body of native literature distinctly superior to any European vernaculars। मतलब ये बात ठीक है कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड से पहले एंग्लो सैक्सन पीरियड के लिटरेचर में काफ़ी हद तक सच्चाई थी और वो सुपीरियर था यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब जैसे ही एंग्लो नॉर्मन पीरियड का आगाज़ हुआ तो डेफिनेटली वो रिप्लेस हो गया मतलब एंग्लो नॉर्मन पीरियड में एंग्लो सैक्सन। तो इसी तरह बहुत सारी चेंजिंग आई इसमें। वन कैन नॉट डिनाई दैट नॉर्मन्स केम टू देयर लैंड्स व्हेन दे ग्रेटली नीडेड एज ए एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब कोई भी ये इनकार नहीं कर सकता कि वो उस जगह तब आए जब उनकी ज़रूरत थी और उन्हें स्टिमुलस किया, वहाँ मोटिवेशन क्रिएट की। द कॉन्क्वेस्ट अफेक्टेड अ होलसम अवेकिंग ऑफ नेशनल लाइफ। और उनके वहाँ आने से वहाँ के लोगों में एक उम्मीद जागी, सोए हुए लोग जागे और उनकी नेशनल लाइफ इम्प्रूव हुई। द पीपल वर सडनली इंस्पायर्ड बाय अ न्यू विजन ऑफ ग्रेट फ्यूचर्स। मतलब जो उनका जो विजन था फ्यूचर के बारे में वो वैसे ही हो गया। उन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की, बोलने की, लिखने की एबिलिटी करी। दे बिकम यूनाइटेड इन अ कॉमन होप। वो मुत्तहिद हो गए थे अपनी उम्मीद के बारे में कि दे वर नो दैट इन नेक्स्ट दे विल गेट गुड। In course of time, the Anglo-Saxon lost their national hostility to the newcomers and all become part and parcel of the nation। मतलब एंग्लो सैक्सन जो थे उन्होंने अपनी नेशनैलिटी, अपनी कौमियत को लूज़ कर लिया था क्योंकि नए लोग आ गए थे, क्योंकि एंग्लो नॉर्मन आ गए थे, मिडल इंग्लिश पीरियड के लोग आ गए थे, वो इनकी लाइफ का हिस्सा बन गए थे, एक नेशन बन गए थे और
उन्होंने अपना काम चलाना शुरू किया और अपने मुताबिक वहाँ लोगों को लेके चलने लगे। द नॉर्मन्स नॉट ओनली ब्रॉट विद देम सोल्जर्स एंड आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आए थे। सोल्जर्स एज वेल एज आर्टिस्ट लोग थे, ट्रेडर्स थे। ट्रेडर्स मतलब जो काम करने वाले थे, उनके काम में ये था कि वो एक न्यू डायमेंशन लेके आए थे। लोग वहाँ बिजनेस करें, वहाँ आएँ जाएं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि यहाँ इस पीरियड के लोग ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें अकॉर्डिंग टू देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। दे आल्सो इम्पोर्टेड स्कॉलर्स टू रिवाइव नॉलेज, chronicles to record memorable events, minstrels to celebrate victories or sing of adventures and song and love। मतलब उनके माइंड में एक न्यू अराइवल हो गया नॉलेज का। उनके जो इवेंट्स थे मेमोरेबल बन गए थे, मतलब मेमोरी के तौर पे यूज़ होने लगे, मतलब एक मेमोरी बन गई थी, एक हिस्सा बन गया था उस कल्चर का। और वहाँ लोग विक्ट्रीज पे सॉन्ग गाए जाने लगे, और लव एंड एडवेंचरस के जो एलिमेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर। The great difference between two period, Anglo-Saxon period and Anglo-Norman period, is marked by disappearance of the old English poetry। मतलब इन दोनों में फ़र्क ये था कि एंग्लो-सैक्सन पीरियड में भी बहुत ज़्यादा रुझान था इंग्लिश पोइट्री का, तो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री ख़त्म होने लगी और न्यू पोइट्री जन्म लेने लगी, और न्यू पोइट्री के हिसाब से लोग लिखने लगे। न्यू डायमेंशन, न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स, न्यू एक्सप्रेशंस, न्यू things that stimulates the peoples of that era। There is nothing during the Anglo-Norman period like Beowulf or Fall of the Angels। मतलब वो उसके कहने का मकसद ये है कि इनमें जो दो important works थे, Beowulf और Fall of the Angels, the later religious poetry has a little in it to recall the finished art of Beowulf। मतलब as well as जो writers थे उन्होंने religious touch को भी शो किया, इसमें रिलीजियस एक्टिविटीज़ को भी प्रेफर किया। एंग्लो-सैक्सन पोइट्री वेदर ड्राइव फ्रॉम हीथनडॉम और फ्रॉम द चर्च हैज आइडियाज एंड मैनर्स ऑफ इट्स ओन, इट कम्स टू परफेक्शन एंड देन इट डाइज अवे। मतलब जैसे ही एंग्लो-सैक्सन पीरियड में परफेक्शन आई, उसकी पोइट्री में परफेक्ट चीज़ें लिखी जाने लगी, उसी के साथ ही मतलब उनमें आइडियाज़ ख़त्म होने लगे, क्योंकि जैसे ही आप ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, न्यू ट्रेडिशन की निस्बत, तो डेफिनेटली न्यू ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है, न्यू ट्रेडिशन को प्रेफर किया जाता है इंस्टेड ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन। सेम लाइक केस इन एंग्लो नॉर्मन एंड एंग्लो सैक्सन पीरियड। It seems that Anglo-Saxon poetry grows to reach maturity and then disappears with the new forms of language and under new influences। मतलब उसके कहने का मकसद है आया कि नो डाउट एंग्लो-सैक्सन पोइट्री में बहुत मैच्योरिटी आई, और मैच्योरिटी आने के साथ साथ डिसअपेयर भी होगी विद द न्यू फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की न्यू फॉर्म्स आ गई, और अंडर न्यू इन्फ्लुएंसेस, और न्यू इन्फ्लुएंसेस हुए, न्यू आइडियाज़ हुए, न्यू मोटिवेशन मिली लोगों को, तो इस तरह न्यू आइडियाज़ के तहत इट बिकम अ फेमस अकॉर्डिंग टू दैट पीरियड ऑफ पीपल। एंग्लो-नॉर्मन पीरियड में हैज नथिंग इन कॉमन द एंग्लो-सैक्सन पोइट्री, मतलब दोनों कॉमन नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। The most obvious change in literary expression appear in the vehicle implied। मतलब मेन जो करेक्टरिस्टिक्स थी, मेन फीचर था इन literary expressions appear, जो एक साइकिल बने वहाँ के लोगों की ज़िंदगी का। For centuries Latin has been more or less spoken or written by the clergy in England। मतलब इस दौर में क्या था कि लैटिन को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाने लगा, लैटिन लैंग्वेज को लिखा जाने लगा, पढ़ा जाने लगा, और इट बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर कल्चर।
The conquest which led to the reinvigoration of the monasteries and the tightening of the ties with Rome determined its more extensive use. उसके साथ still more important as a result of foreign sentiment in court and castle it caused writing in the English vernacular to be disregarded. मतलब ये क्या होने लगा कि foreign sentiments कोर्ट्स में एज वेल एज किले जो होते हैं उनमें इंग्लिश का ज़्यादा पीरियड आने लगा और इंग्लिश में लोग ज़्यादा लिखने लगे, कोर्ट्स में भी इसका इस्तेमाल होने लगा इंग्लिश का और बाकी ओल्ड ट्रेडिशन को डिसरिगार्ड किया जाने लगा, मतलब उसको इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं देने जाने लगी थी. French as the natural speech of cultivated and the high-born. French is also main language of that period, Anglo-Norman period. The clergy insisted on the use of Latin, the nobility on the use of French. No one of influences saw the utility of English as the means of perpetuating thoughts, and for nearly 3 centuries very few works appeared in the native tongue. मतलब जो वहाँ क्लर्जी मैन थे, वहाँ जो पादरी थे, वो क्या चाहते थे कि वहाँ लैटिन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि लैटिन लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाने लगे और इसके इन्फ्लुएंसेस और इंग्लिश की एज ए मीन्स ऑफ परपेचुइंग थॉट्स एंड फॉर नियरली 3 सेंचुरी फ्यू वर्क्स नेटिव लैंग्वेज. मतलब लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस वो चाहते हैं इंग्लिश को मिले, लेकिन वहाँ के जो क्लर्जी थे, क्लर्जी मैन थे, वो लैटिन का यूज़ ज़्यादातर इस्तेमाल चाहते थे, लैटिन एज वेल एज फ्रेंच लैंग्वेज. In spite of the English language having been thrown into the background, some works were composed in it, though they echoed in the main the sentimental and tastes of the French writers. मतलब इस पीरियड में बहुत सा वर्क जो लिखा जाने लगा वो इंग्लिश में था, मतलब इंग्लिश के साथ साथ होने में के बावजूद जो राइटर्स थे वो फ्रेंच का टच ज़रूर देते थे, उनका जो टेस्ट था इन फ्रेंच लैंग्वेज था. फ्रेंच देन वाज द सुप्रीम आर्बिटर ऑफ यूरोपियन लिटरेरी स्टाइल. मतलब फ्रेंच ज़्यादा फेमस होने लगी इस पीरियड में, सुप्रीम आर्बिटर हो गई, लिटरेरी स्टाइल बहुत डेवलप हो गया. Another striking characteristics of medieval literature is its journal anonymity. Of the many who wrote the names of, but few are recorded, and of the history of these two few we have only the most meagre details. It was because originality was deplored as a fault and independence of treatment was a heinous offense in their eyes. मतलब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारी खसूसियत हैं उस पीरियड की, उस पीरियड के लोगों की, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, लोग क्या करने लग गए, लोगों के माइंड में क्या था, ये तमाम चीज़ें ये बताना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू एंग्लो नॉर्मन पॉइंट. उसके बाद इसके बाद जो पीरियड स्टार्ट हुआ रोमांसिस, जो रोमन्स थे, मतलब मोस्ट पॉपुलर फॉर्म लिटरेचर ड्यूरिंग द मिडल इंग्लिश पीरियड वाज द रोमांसिस. रोमांस मतलब जो लिटरेचर था, ये पीरियड था बहुत ज़्यादा फेमस था इन मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में. एजेस आर सो कैरेक्टरिस्टिक्स नन सो preternaturally attractive as those that treat romantically of heroes and heroine of the bygone days. मतलब जो वहाँ के हीरो थे या हीरोइन थी, वहाँ जो राइटर्स थे उनकी जो राइटिंग डिपिक्ट की जाने लगी रोमांटिकली, रोमांस के लिहाज से ज़्यादा फेमस थी ये एज. These romances are notable for their stories rather than their poetry, and they, like the drama afterward, furnished the chief mental recreation of the time for the great body of the people. मतलब इसमें क्या होने लगा कि जो स्टोरीज लिखी जाने लगी वो रोमांसिस से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड ज़्यादा लिखी जाने लगी, मतलब पोइट्री की निस्बत स्टोरीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाने लगा. उसके बाद ड्रामा बनने लग गए, मतलब परफॉर्म होने लग गए, एक्शंस होने लग गए. तो दीज आर द अनदर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
मिडल इंग्लिश लैंग्वेज। These romances are mostly borrowed from Latin and French sources। मतलब ये जो रोमांसिस राइटर्स थे ये क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा जो वर्ड्स या जो सारा राइटिंग थी वो लैटिन एंड फ्रेंच का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। मतलब अपनी जो कोटेशंस थी, अपनी जो राइटिंग थी उसमें लैटिन एंड फ्रेंच टेक्स्ट डालते थे और अपनी राइटिंग में इनका हवाला देते थे, ताकि वो चाहते थे कि इंग्लिश के साथ एज वेल एज लैटिन एंड फ्रेंच भी पॉपुलर रहे। दे डील विद द स्टोरीज ऑफ किंग ऑर्थर एंड अदर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, द वार ऑफ ट्रॉय, द मिथिकल डूइंग्स ऑफ चार्लीमेन एंड ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। मतलब इनके बारे में इनकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद सेकंड वन है द मोराइकल एंड मोरालिटी प्लेज इन अनदर फेमस कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मिडल इंग्लिश पीरियड। मोराइकल प्ले बिकम वेरी पॉपुलर। मतलब ये प्लेज बहुत फेमस हो गए थे। फ्रॉम द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द बाइबल स्टोरीज सीन्स बाय सीन कैरी टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। मतलब बाइबल स्टोरी लिखे जाने लगी सीन बाय सीन। और उसके बाद दिस ड्रामा डेवलप to an enormous cycle of scared history, beginning with the creation of man, his fall and banishment from the garden of Eden, extending through the more important matters of the Old Testament and life of Christ in the New, to the summoning of the quick and the dead on the day of the final judgment। मतलब बहुत सारी स्टोरीज लिखी जाने लगी कि इंसान के फॉल होने के बारे में, इंसान को सज़ा कैसे मिली, एडन एंड गार्डन और बहुत सारे मैटर्स को डिस्कस किया जाने लगा। मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज़ का टच था बहुत ज़्यादा इसमें। This kind of drama is called miracle play, sometimes less correctly the mystery play, and flourished throughout England from the region of Henry II to that of Elizabeth 1154 to 1603। मतलब miracle play थे, sometimes mystery play भी थे। It is another main characteristics of another form of drama which flourished during the Middle Ages was the morality plays। Morality plays another main characteristic thing। In this plays the uniform theme is to struggle between the power of good and evil for the mystery of the soul of the man। मतलब इसमें क्या डिस्कस होने लगा, क्या चीज़ डिस्कस होने लगी और क्या कौन सी स्टोरीज को लिया जाने लगा इंसान की पावर के बारे में, अच्छा क्या है बुरा क्या है, और सोल के बारे में डिस्कशन होने लगी। Personages were abstracted, which are vices, each acting and speaking according to this name, and the plot was built upon their contacts and influences on human nature with the intent to teach right living and uphold religion। मतलब ये बहुत वाइस स्वीच चूने के बारे में, स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू हिज नेम के बारे में तमाम करेक्टरिस्टिक्स थी। इन अ वर्ड allegory is the distinguishing mark of the moral play। In these moral plays the protagonist is always an abstraction। मतलब मन जो हीरो होता था उसको प्रोटैगनिस्ट कहा जाता था। He is a mankind, the human race, the pride of life, and there is an attempt to compass the whole scope of man। Miracle plays to impress the complete range of scared history, life of Christ, and the redemption of the world। मतलब इसमें क्या चीज़ें डिस्कस की जाती थी, रेंज ऑफ स्केयर्ड हिस्ट्री, लाइफ ऑफ क्रिस के बारे में डिस्कशन होती, रिडम्पशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन होती थी। तो मतलब मोरालिटी प्लेज में इस तरह की बातें लिखी जाती थी और परफॉर्म होती। उसके बाद विलियम लैंगलैंड एंड अदर मेन करेक्टरिस्टिक, मेन पीरियड, मेन थिंग of Middle English period। One of the greatest poets of Middle Ages was William Langland, and his poems A Vision of Piers the Plowman holds an important place in English literature। मतलब ये बहुत important work है विलियम लैंगलैंड का during Middle English period।
He represents the dissatisfaction of the lower and the more thinking classes of English society. इसमें क्या डिस्कस किया जाता था कि लोअर एंड मोर थिंकिंग क्लासेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, मतलब जो लोअर क्लासेस थी या मोर बहुत ज़्यादा सोचने वाली इंग्लिश सोसाइटी थी, उसको प्रेजेंट किया जाता था. Chaucer represent the content of the aristocracy and the prosperous middle class. Chaucer was the mate of that period. उसने क्या किया कि Chaucer represent the content of the aristocracy and the prosperous middle class को डिस्कस किया. उसके बाद the feudal system in his ideal he desired no change in institution of days and he think that all would be well if the different orders of society would do their duty. उसके मुताबिक फेडरल सिस्टम को आइडियल अच्छा करार दिया जाने लगा कि मतलब इसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर काम हो तो एक सोसाइटी अच्छी बन सकती है, चल सकती है, उसमें किसी किस्म की चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है. इसीलिए सोसाइटी को बिल्ड करना चाहते हैं तो सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ दे, अपना अपना काम करें. Like Dante and Bunyan, he ennobles his tire by arraying it in a grave of allegory and he is intensely real. Another two main writers of that. John Gore, another main writer, famous writer of that period. Gore occupies an important place in the development of English poetry. English poet था. Gore represent the English culmination of that poetry, medieval poetry which had its rise in France 200 or 300 years before. He is a great stylist and proved that English might compete with the other language which had most distinguished themselves in poetry. According to him कि उसका जो स्टाइल था उसने प्रूव किया इंग्लिश might complete with the other language, मतलब हो सकता है कि इंग्लिश को हम कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन इसमें दूसरी लैंग्वेज का टच होना बहुत ज़रूरी है. थ्रू आउट द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज विच फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ कन्फेक्शन ह्यूमैनिटीज़, मतलब इसकी बहुत फेमस पोइम्स थी, वो फेमस वर्क था. गौर रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज ए मोरलिस्ट, मतलब खुद को मोरलिस्ट कंसिडर करवाता था. गौर लाइक चौसर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एस्टैब्लिशिंग द फॉर्म ऑफ इंग्लिश एज थ्रोली ऑक्युपाइड मीडियम लिटरेचर, मतलब वो एक बहुत ही फेमस राइटर कहलवाता था खुद को, एज वेल एज उसने एक मीन्स दिया, जरिया दिया लिटरेचर को. उसके बाद चौसर है. चौसर बहुत ही फेमस राइटर है इस पीरियड का. इट वाज इन फैक्ट चौसर हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. इसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है. चौसर पोइट्री हैज़ बीन रीड एंड एंजॉयड कंटिन्यूअली फ्रॉम ऑन डे. उन दिनों इसकी पोइट्री बड़े मज़े से पढ़ी जाती थी और लोग इंजॉय करते थे. द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज सक्सेसर फ्रॉम स्पेंसर एंड मिल्टन, टेनिसन एंड विलियम मॉरिस हैव जॉइंड इन प्रेजिंग इट, मतलब इस दौर के जो इसके सक्सेसर थे ये इसकी पोइट्री जब पढ़ते थे तो तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकते थे, इसलिए इस पोइट्री को बहुत ज़्यादा फेमस मिली और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाने लगा. चौसर इनफैक्ट मेड अ फ्रेश बिगिनिंग इन इंग्लिश लिटरेचर, मतलब अगर लिटरेचर की बात करें तो चौसर ने इसी लिटरेचर का आगाज़ किया. ही डिसरिगार्डेड ऑल टुगेदर द ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशंस. इसने क्या किया कि जो ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशन थी उनको रिप्लेस कर दिया, उनको फॉलो करना बंद कर दिया. His education as a poet was twofold. He was not a mere bookman or nor was the least a visionary. Like Shakespeare and Milton, he was on the contrary a man of the world and मतलब इसकी characteristics थी चौसर की. The most famous and characteristic work of Chaucer is Canterbury Tales, which is collection of stories related by the pilgrims on their way to the shrine of Thomas Becket at Canterbury Tales. इसका बहुत ही फेमस वर्क है चौसर का कैंटरबरी टेल्स, जिसमें ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं इस पे लोग पिलग्रिम्स मतलब किसी मज़ार पे जाते हैं वहाँ हाज़िरी देने के लिए. थॉमस बेकेट एट कैंटरबरी टेल्स. कैंटरबरी टेल्स एक
एरिया का नाम है, एक सिटी का नाम है। दीज पिलग्रिम्स रिप्रेजेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सोसाइटी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दीज पीपल इन द प्रोलॉग चौसर पावर्स आर शोन एट देयर वेरी हाईएस्ट। इसमें क्या था कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे वो डिफरेंट सोसाइटी से, डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। मतलब कोई मोची था, कोई लॉयर था, कोई मतलब डिफरेंट प्रोफेशंस थे और अपने प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे इन इस स्टोरी में। ऑल दिस कैरेक्टर्स आर इंडिविजुअलाइज्ड एट देयर थ्रोली टिपिकल क्वालिटी गिव unique value to Chaucer picture of man and manners in the England of his time. The Canterbury Tales is a landmark in the history of English poetry because yet Chaucer enriched the English language and literature such an extent that now it could be conveniently used for any। मतलब इसमें ये कहना ये चाह रहा है कि जो ये कैंटरबरी टेल्स जो स्टोरीज़ की कलेक्शन थी, ये इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री को डिस्कस किया गया, इसमें लैंग्वेज का यूज़ किया गया और मतलब इंग्लिश पोइट्री को चार चांद लगा दिए। यू कैन से दैट इन सिंपली वर्ड्स के चौसर ने इंग्लिश पोइट्री को बहुत चौसर वर्क्स फॉल इनटू 3 पीरियड्स। इसके जितने भी चौसर के वर्क्स थे उनको 3 पीरियड में डिवाइड किया गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड imitated French models, particularly the famous and very long poems। मतलब फर्स्ट पीरियड में इसने क्या किया, इमिटेट किया, कॉपी किया फ्रेंच मॉडल्स को और बड़ी लंबी पोएम्स लिखी। ली रोमन डाला रोज ऑफ विच में ट्रांसलेशन रोमांट इन ऑफ द रोज। दिस पोएम विच गिव्स एन इंटीमेट इंट्रोडक्शन द मेडिवल फ्रेंच रोमांस एंड एलोग्रीज ऑफ कोर्टली लव। मतलब ये जो पोएम लिखी गई इसमें क्या चीज़ें डिस्कस की गई, इंट्रोडक्शन दिया गया, तारफ़ दिया मेडिवल फ्रेंच रोमांसिस के बारे में और कोर्टली लव के बारे में आइडियाज़ दिए गए। द पोएम ऑफ सेकंड पीरियड शो द इन्फ्लुएंस इटालियन लिटरेचर। मतलब जो सेकंड पीरियड था उसमें इटालियन लिटरेचर का टच दिया गया। डेंटे डिवाइन कॉमेडी एंड वो कैची पोएम्स, ये बहुत ही फेमस वर्क्स थे चौसर के। उसके बाद दिस पीरियड द रॉट पार्लियामेंट ऑफ वॉल्स विच कंटेन वेरी ड्रामेटिक एंड स्टेरिक डायलॉग्स बिटवीन द असेंबल्ड बर्ड्स। इसमें क्या हुआ कि डिफरेंट जो पोएम्स को मेंशन किया, पार्लियामेंट्स ऑफ वॉल्स हैं और बहुत सारी पोएम्स को मेंशन किया। ट्रेडलेस एंड क्रिसिडिया विच नरेट्स द स्टोरी ऑफ द ट्रोजन प्रिंस। मतलब ये अनदर फेमस वर्क है इसके सेकंड डिवीजन ऑफ द पीरियड। चौसर थर्ड पीरियड जो स्टार्ट होता है वो 1384 से 90 तक है और इसमें फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड शो नेटिव ओरिजिनलिटी को, मतलब नेटिव चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस। इन द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन एम्प्लॉयड द फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलिट। मतलब इसमें उसने क्या हीरोइक कपलिट का यूज़ किया इस थर्ड पीरियड ऑफ द पोइट्री। The Canterbury Tales is greatest poetic achievement which places us in the heart of London. Chaucer's importance in the developing English literature is very great because it removed poetry from the region of metaphysics and theology and made it hold us to where the mirror up to the nature। मतलब इसने पुरानी ट्रेडिशन को रिमूव किया और मेटाफिजिकली को भी रिमूव किया, थियोलॉजी को भी रिमूव किया और इसको मिरर अप टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द नेचर के मुताबिक इसको उसका इसने टच दिया। उसके बाद चौसर सक्सेसर कौन थे? जो चौसर देर वाज डिक्लाइन इंग्लिश पोइट्री फॉर अबाउट 100 ईयर्स, उसको डिक्लाइन किया गया। द ईयर फ्रॉम 1497 द पीरियड ऑफ ब्रेफ्ट ऑफ लिटरेचर। इसमें 2 माइनर पोइट्स थे, इंग्लिश स्कॉटिश, और मेन काज ऑफ डिक्लाइन ड्यूरिंग द पीरियड वाज राइटर जीनियस वाज बोर्न ड्यूरिंग दोस लॉन्ग ईयर्स। मतलब जो राइटर्स थे वो ज़्यादातर काम नहीं कर रहे थे, लिख नहीं रहे थे। चौसर सक्सेसर वाज ओकीव, लिटगेट, एवर्स, कैल्टन, एंडरसन, डनबर एंड डगलस। ये इसके मेन सक्सेसर थे। दे ऑल डिड लिटिल बट कॉपी हिम एंड दे रिप्रेजेंट ऑन एरा ऑफ मीडियोक्रेटी इन इंग्लिश लिटरेचर दैट कंटिन्यूज अप टू द टाइम ऑफ रेनेसांस। मतलब उन्होंने जो वर्क लिखा या लिखने की कोशिश की वो चौसर को थोड़ा सा कॉपी किया। ओरिजिनल में तो वो कुछ भी नहीं लिख सकते थे,
उन्होंने इनको कॉपी करने की